नमस्कार छात्रों। आज हम 11वीं कक्षा का पहला पाठ यानी कविता यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। कविता कौन सी है? प्रेरणा। प्रेरणा यानी क्या? प्रेरणा यानी क्या? यहाँ पर आपको किससे तो प्रेरणा मिलती है। देखो, कोई अच्छी बातें बताता है, इससे हमें प्रेरणा मिलती है। मतलब क्या मिलता है? नहीं, प्रेरणा मतलब हमें वो काम करने की इच्छा मिलती है। मतलब हमें उनसे कोई तो ऐसा ज्ञान मिलता है, मतलब काम करने के लिए हम प्रोत्साहित हो जाते हैं। प्रोत्साहित करना ऐसा बोलते हैं। देखो, सही है। तो उसके कवि है त्रिपुरारी। तो त्रिपुरारी ये कवि है, उनका परिचय देखो। त्रिपुरारी जी का जन्म 5 दिसंबर 1988 को समस्तीपुर बिहार में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पटना से, स्नातक शिक्षा दिल्ली से तथा स्नातकोत्तर शिक्षा हिसार से हुई। स्नातक यानी, स्नातक का अर्थ क्या है? मतलब 10वीं कक्षा से पहले। और स्नातकोत्तर मतलब 10वीं कक्षा के बाद की जो डिग्री आती है, 12वीं कक्षा की बाद की जो डिग्री आती है, वो स्नातकोत्तर शिक्षा उसे बोलते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने के पश्चात वर्तमान में आप फिल्म दूरदर्शन के लिए लेखन कार्य कर रहे हैं। त्रिवेणी के रचयिता के रूप में आपकी पहचान है। त्रिवेणी यानी क्या? तीन काव्य पंक्ति जो होती है उसे त्रिवेणी कहते हैं। और रचयिता यानी रचना करने वाला। कल्पना की भावभूमि पर यथार्थ के बीच बोते हुए उम्मीदों की फसल तैयार करना आपकी रचनाओं का उद्देश्य है। यथार्थ यानी क्या? उचित। यथार्थ का अर्थ क्या है? उचित। तो यहाँ पर देखो, वहां पर उन्होंने अलग अलग तरीके से काम करके उन्होंने जो उम्मीद होती है, उम्मीद यानी क्या? आशा निर्माण करना। मतलब वहां पर आपको आशा लगाए हुए थे, मतलब हमें क्या करना है, अभी मिल जाएगा। इस हम क्या करते हैं? आशाएं लगाए बैठते हैं, मतलब उम्मीदें लगाए बैठते हैं। तो इसके रचना करते हुए या इसकी रचना करते हुए उन्होंने क्या किया है, उनका उद्देश्य इस कविता में डाला है। प्रमुख कृतियां देखो, नींद की नदी कविता संग्रह है, नॉर्थ कैंपस कहानी संग्रह है, सास के सिक्के यह त्रिवेणी संग्रह है आदि। काव्य प्रकार, त्रिवेणी एक नए काव्य प्रकार के रूप में साहित्य क्षेत्र में तेजी से अपना स्थान बना रही है। मैंने अभी आपको त्रिवेणी के बारे में बताया। मतलब 3 पंक्ति वाली कविता जो होती है उसे त्रिवेणी कहती है। या त्रिवेणी का असल में अर्थ क्या है? जो 3 नदियां इकट्ठा होके वहां पर मिलती है, तो उसे त्रिवेणी भी ऐसा कहा जा सकता है। तो इस साहित्य क्षेत्र में त्रिवेणी ने एक प्रकार का अलग रूप वहां पर स्थापन किया है। त्रिवेणी 3 पंक्तियों का मुक्त छंद है। मतलब ये व्याकरण का भाग है, लेकिन हमें अध्ययन के लिए वो नहीं है। लेकिन आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। मात्र इन 3 पंक्तियों में कल्पना तथा यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्ति यानी, अभिव्यक्ति यानी अभिव्यक्ति यानी प्रकट करना। तो देखो, 3 पंक्तियों में जो उनकी कल्पना है वो वहां पर प्रकट करते हैं 3 पंक्तियों में। इसकी पहली और दूसरी पंक्ति में भाव और विचार स्पष्ट रूप से झलकते हैं। भाव मतलब उनकी जो भावों की कल्पना है वो कविता में उतार देते हैं। और उनके जो विचार है स्पष्ट रूप से वो क्या करते हैं, वहां पर लिखते हैं, इसलिए वो वहां पर झलकते हैं। तीसरी पंक्ति पहली 2 पंक्तियों में छिपे भाव को नए आयाम के साथ अभिव्यक्त करती है। आयाम यानी विस्तार करना। ठीक है।
तो पहले दो पंक्तियों में उन्होंने जो कविता में भाव छिपे हैं उसका विस्तार से वर्णन वहां पर कर रहे हैं। सामाजिक स्थितियों, रिश्तों तथा जीवन के प्रति सकारात्मकता त्रिवेणी के प्रमुख विषय है। तो देखो यहाँ पर अलग अलग प्रकार से सामाजिक स्थितियां, मतलब सामाजिक स्थितियां कैसी है, उनके रिश्तों के प्रति उनका जीवन कैसा है, और सकारात्मकता, यह चीज होनी बहुत ही जरूरी है। नहीं तो ये सकारात्मकता हम हमारे अंदर अगर नहीं होगी तो हम कौन सा भी काम वहां पर नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये त्रिवेणी का प्रमुख विषय है ऐसा उन्होंने वहां पर कहा है। काव्य परिचय, मतलब कविता में क्या कहा गया है इसके बारे में वहां पर बताया गया है। प्रस्तुत त्रिवेणियों में कवि ने मनुष्य के जीवन में माँ के ममत्व और पिता की गरिमा को व्यक्त करने के साथ ही जिंदगी की आपाधापी में जुटे माता पिता से बच्चों को स्नेह भी टुकड़ों में मिलता है। तो इस कविता में माँ के ममत्व, ममत्व यानी क्या, माँ का प्यार, और पिता की गरिमा, गरिमा का अर्थ है महिमा, महत्व। तो माँ का ममत्व और पिताजी की महिमा यहाँ पर क्या है उन्होंने व्यक्त किया है, मतलब व्यक्त करने की कोशिश की है। और जिंदगी के भागदौड़ है, जिंदगी के भागदौड़ में वो माता पिता बच्चों से टुकड़ों में प्यार मिलता है। मतलब क्या, एक काम पर जाता है दूसरा घर पर रहता है, दूसरा काम पर जाता है पहला वाला घर पर रहता है, मतलब उन्हें टुकड़ों में प्यार वहां पर मिलता है। इस सच्चाई को भी उजागर किया है, उजागर यानी प्रकाशित करना। निराशा के बादलों के बीच आशा का संचार करते हुए कवि कहते हैं कि ठोकर खाकर जीने की कला जो सीख लेता है दुनिया में उसी की जय जयकार होती है। मतलब देखो यहाँ पर अगर आप जिंदगी में कोई संघर्ष करते हो तो संघर्ष करते वक्त आपको ठोकर अवश्य लगेगी, और ठोकर खाकर ही जो जीने की कला सीखता है उसकी ही यहाँ पर दुनिया में जय जयकार होते हैं, मतलब उनका ही नाम वहां पर लिया जाता है। सुख दुख की स्थिति में स्थिर रहना ही मनुष्य की सही पहचान है। तो देखो मनुष्य है तो सुख दुख तो होगा ही। अगर सुख दुख की स्थिति में ही मनुष्य स्थिर रहता है, मतलब किसी को शिकायत नहीं करता है, वही मनुष्य की सही पहचान आपको दिखने को मिलेगी। तो देखो यहाँ पर पहली पंक्ति में पढ़ने जा रहा हूं। माँ मेरी बेवजह रोती है, फोन पर जब भी बात होती है, फोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। तो देखो बहुत ही अच्छे तरीके से अपना भाव वहां पर प्रकट किया है। तो इसका अर्थ क्या है, तो देखो जीवन की भागदौड़ में माता पुत्र से बिछड़ जाते हैं। तो देखो जीवन की भागदौड़ सभी के घरों में होती है, काम करना, यह करना वो करना, सभी के जीवन में वहां पर भागदौड़ होती है। लेकिन इस भागदौड़ में माँ और पुत्र दोनों बिछड़ जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे से स्नेह के लिए, मतलब प्यार के लिए तरसते हैं, और ऐसा करने से उनको लगता है कि ये हम दोनों की जो दूरियां है वहां पर कम हो जाती है। मतलब हम अगर एक दूसरे से वहां पर मिलते हैं तो वहां पर प्यार उमड़ आता है, प्यार भरकर आता है, और इसके लिए वो तरसते हैं। लेकिन जब वो आगे जाने की कोशिश करते हैं, मतलब पुत्र माँ से फोन पर बात करता है, मतलब वहां पर फोन आता है और पुत्र क्या करता है, माँ से बातें करता है। और तब बातें करते वक्त क्या होता है, जब माँ को अपनी पुत्र की आवाज सुनाई देती है, कानों में सुनाई देती है, तब माँ के आंसू वहां पर टपकने लगते हैं। मतलब पुत्र के लिए वो क्या करती है, अपना प्यार जताती है, और आंसू के आंसू फूटने लगते हैं, मतलब वो रोने लगती है। फिर बाद में
माँ को रोते देखकर पुत्र को लगता है माँ बेवजह रोती है। तो देखो यहाँ पर जो आज्ञाकारी पुत्र होता है वही वही इनकी कदर करता है। देखो नहीं तो क्या, आजकल के बच्चे आपको मालूम है, लड़के मालूम है कैसे होते हैं, क्या करते हैं, सभी मालूम है। लेकिन जो आज्ञाकारी पुत्र होता है वो क्या करता है, अपने माता पिता का ख्याल रखता है। और माँ को वो बोलता है कि तुम बेवजह रो रही हो, क्या रोने की जरूरत है, ऐसा रोने से ऐसा रोने से मेरा मनोबल कम हो जाएगा, मैं यहाँ पर हिम्मत जुटा नहीं पाऊंगा। ऐसा वो क्या करता है, माँ को धीर देता है। लेकिन ये बात में क्या होता है, जब फोन पर उनकी बातचीत पूरी हो जाती है, बातचीत पूरी होने पर क्या होता है, पुत्र फोन रखता है। लेकिन उसको भी क्या होता है, अपनी जो भावनाएं है वो भावनाएं वहां पर रोक नहीं पाता, मतलब उसके भी आंखों से आंसू आते हैं। तो देखो यहाँ पर बहुत ही अच्छा व्यवहार वहां पर भाव दिखाया है। मतलब क्या, देखो और एक उदाहरण देखो। आप क्या करते हो, किसी इतने दिन घर में रहते हो, घर छोड़कर आप क्या करते हो, बाहर पढ़ने के लिए जाते हो। तो बाद में उनका सेहत का ध्यान कौन रखता है, कोई नहीं रखता, खुद को रखना पड़ता है। लेकिन जब फोन पर माँ का फोन जब आता है, माँ का फोन जब आता है पुत्र को, तो पुत्र क्या करता है, फोन उठाता है। लेकिन बाद में माँ का पहला सवाल होता है, क्या होता है, तुमने खाना खाया क्या, तुम्हारी सेहत अच्छी है क्या, यह पहला सवाल होता है। देखो बाद में वो क्या करते हैं, आगे की बातें करते हैं। मतलब यहाँ पर माँ का जो प्यार है वहां पर अच्छी तरीके से वहां पर झलकता है। पहले पंक्ति में यह बात कहती है माँ। सख्त, दूसरी काव्य पंक्ति देखो। सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है, चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं, हर पिता में ही कोई माँ भी छुपी होती है। सख्त यानी क्या, कठोर। तो देखो यहाँ पर कवि को ऐसा लगता है कि माँ की ममता कोमल होती है, मतलब माँ बहुत ही नाजुक होती है, कठोर नहीं होती। तो देखो यहाँ पर सभी लोग जो अंदर से कठोर होते हैं, मतलब बाहर से कठोर होते हैं, वो अंदर से उतने ही नाजुक और कोमल होते हैं। तो यहाँ पर पिता माँ की अपेक्षा कठोर हृदय के होते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। मतलब लोग क्या कहते हैं कि पिता का जो व्यवहार होता है वो बहुत ही कठोर हो जाता है, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं। परंतु उनका भी हृदय कोमल ही होता है। मैंने अभी पहले कहा कि जो बाहर से कठोर होते हैं अंदर से उतने ही नरम होते हैं, मतलब कोमल होते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। आगे, जब संतान को चोट लगती है तो वह तड़प उठते हैं। सही बात है। तो देखो कोई छोटा बच्चा अगर रास्ते से जाता है और वो गिरता है, चोट लगती है, तो माँ को और पिता को वो क्या करते हैं, मतलब उनको तड़प उठते हैं कि मैं, ये क्या हुआ, मेरे बच्चे को लगा है, मतलब उनको उनकी फिक्र होती है। ऐसा करने से उनको लगता है ये बहुत ही अच्छा काम है। आगे, यह इस बात का सबूत है कि पिता में भी कोई माँ छुपी होती है। तो देखो यहाँ पर अगर बच्चे को चोट लगती है तो पिता भी उसके लिए तड़प उठते हैं। और यह इस बात का सबूत है कि उनके उनमें भी कोई माँ छुपी होती है, मतलब माँ जैसा प्यार या माँ जैसे प्यार करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति छुपा होता है, ऐसा वहां पर वो कहते हैं। अर्थात स्नेह की बात आती है, मतलब प्यार उनसे प्यार उमड़ आता है, तो माँ की ममता को अधिक अहमियत दी जाती है। ये तो पहले जमाने से है। मतलब जो माँ की ममता होती है वो सबसे अच्छी होती है, मतलब उसको कोई ठुकरा नहीं सकता। लेकिन उसके साथ साथ ही पिता भी अपनी संतान से उतना ही प्यार करती है जितना पहले की माँ करती थी। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पिताजी का हृदय कठोर तो होता ही है, लेकिन वो अंदर से कोमल होते हैं। जब संतान को चोट लगती है, और चोट लगने से क्या होता है, वो तड़प उठते हैं, मतलब ये क्या हो गया, मेरे बच्चे को लग गया। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि
माँ के रूप में पिता की जो छाया है या पिता की जो माया है वहां पर छुपी होती है। और ऐसा करने से उनको लगता है कि ये बहुत ही प्यार भरा भाव है या प्यार भरा कोई ऐसा बर्ताव है, ऐसा उनको लगता है। और ऐसा करने से उनको लगता है कि जो माँ के ममता में प्यार भरा होता है उसी की तरह पिताजी के प्यार में पिताजी के प्यार में भी मतलब कठोर हृदय में भी ये प्यार उमड़ता है, ऐसा दूसरे पंक्ति में कवि कहते हैं। आगे, मेरे ऑफिस में महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट, नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में मिले हैं माँ बाप। तो देखो ये बहुत ही अच्छी बात कही है, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से काव्य पंक्ति सादर प्रस्तुत की है। तो देखो वहां पर आप क्या करते हो, जीवन की जरूरतें पूरी करना ये हर एक इंसान का काम है या फर्ज है, ऐसा उनका कहना है। मतलब जीवन की जरूरतें पूरा करने के लिए जो माता पिता होते हैं वो क्या करते हैं, काम पर जाते हैं। तो कभी कभी शिफ्ट में ड्यूटी होती है, आपने प्राइवेट कंपनी में देखा होगा, रात की शिफ्ट होती है, दिन की शिफ्ट होती है, ये दोनों शिफ्ट में वो काम करते हैं। तो उसी की तरह माता पिता क्या करते हैं, उस शिफ्ट की तरह अपना काम करने लगते हैं। और वो क्या करते हैं, कोशिश उनकी यही रहती है कि बच्चों के पास ज्यादातर कौन रहे, माँ रहे या पिता रहे, मतलब उनको तो प्यार या पालन पोषण उनका होना ही चाहिए, ऐसा उनको लगता है। लेकिन बाद में दोनों करने से पिता महीनों तक क्या होता है, एक एक महीनों तक शिफ्ट में वो दिन में जाते हैं तो माँ घर पर रहती है। अगर पिता घर में आते हैं तो माँ क्या करती है, रात में शिफ्ट के लिए काम के लिए जाते हैं। तो बच्चों को ऐसी स्थिति में स्नेह पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। मतलब किससे प्यार करे, माता से करे या पिता से करे, मतलब ये एक प्रकार की उलझन ही है। तो ऐसा करने से उनको लगता है कि ये जो माता पिता का जो प्यार है वो क्या होता है, टुकड़ों में ही मिलता है। नन्हा बच्चा जब माँ का स्नेह पाता है तब पिता घर में नहीं होता, और जब पिता घर में होता है मतलब उनका प्यार पाना चाहता है तो माँ काम पर चली गई होती है। तो देखो यहाँ पर संभालना बहुत ही मुश्किल है, जीवन एक प्रकार का संघर्ष है। तो ये संभालना बहुत ही मुश्किल है, मतलब बच्चों को कैसे संभाला जाए। तो देखो शहरों में क्या होता है, बच्चों को संभालने के लिए पालना घर होता है। देखो वहां पर वो क्या करते हैं, काम पर जाते वक्त तो वहां पर छोड़कर जाते हैं और जो महीना का जो खर्चा है वो उनको दे देते हैं। मतलब अच्छी तरीके से पालन पोषण करो, मतलब उनके पास वक्त नहीं होता। लेकिन कई माँ बाप क्या करते हैं, बहुत ही समझदारी से काम करते हैं। अगर उनकी माता अगर सुबह काम पर चली जाती है तो पिता घर में रहते हैं, मतलब कोई तो बड़ा होना जरूरी है, नहीं तो बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा। तो पिता क्या करता है, दिन भर घर में रहता है, जब माता घर में आती है तो पिता काम के लिए चले जाते हैं, मतलब उनको प्यार क्या होता है, टुकड़ों में मिल जाता है। आगे, उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, डूबते वक्त मगर उसको भुला मत देना, डूबना उगना तो नजरों का महज धोखा है। महज यानी क्या, केवल, महज का अर्थ क्या है, केवल। तो देखो उगते सूरज का स्वागत सभी करते हैं, तो सूरज तो हर दिन उगता ही है, तो उनका स्वागत हम अच्छी तरीके से नए सुबह से करते हैं। परंतु डूबते सूरज के प्रति उदासीनता दिखलाते हैं। तो देखो यहाँ पर जब सूरज ऊपर निकल कर आता है तो हम क्या करते हैं, उसका हंस के अच्छी तरीके से स्वागत करते हैं। लेकिन जब सूरज डूबने लगता है तो उनके चेहरे पर उदासीनता आती है, और ये उदासीनता सभी को वहां पर दिखती है। लेकिन उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। तो अंधेरा होने के बाद उजाला तो आना ही है, मतलब आता ही है, इसलिए उदासीन होने की कोई जरूरत वहां पर नहीं है।
कवि का मशवरा है कि डूबते सूरज को भी नहीं भूलना चाहिए। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि उगते सूरज को आप अच्छी तरीके से खुशी से दिखते मतलब उनका स्वागत करते हैं, तो डूबते सूरज का भी क्या करना चाहिए, अच्छी तरीके से स्वागत करना चाहिए। मतलब वहां पर आपको उनको कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि डूबना उगना तो केवल नजरों का धोखा है। सही बात है। सूरज डूबना या उगना ये तो नजरों का धोखा है। मतलब हमारी नजर क्या होती है, वहां पर धोखा खा सकती है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम अगर अपने दम पर अपने आत्मविश्वास से अगर कोई बात कहते हैं, तो वहां पर हमारी आंखें या हमारी जो नजरें हैं वहां पर धोखा नहीं खा सकती। सूरज तो आसमान में ही है। हमारी धरती ही सूरज की परिक्रमा करते हुए हमें सूरज के डूबने उगने का आभास कराती है। तो देखो, सभी को पता है कि सूरज आसमान में ही है, लेकिन हमारी धरती ही सूरज की क्या करती है, परिक्रमा यानी चक्कर लगाती है, और हमें सूरज के डूबने या उगने का आभास कराती है। मतलब अभी देखो सूरज उगने वाला है, मतलब आभास, मतलब एक प्रकार से उनको लगता है कि ये बहुत ही अभी ये आने वाला है। मतलब हम क्या करते हैं, आभास होते जो बूढ़े लोग होते हैं देखो, उनको आभास होता है अभी क्या होगा नहीं होगा। ये देखो एक प्रकार से उनको आभास कैसे होता है ना, उसी प्रकार वो चक्कर लगाने के बाद जो डूबने और उगने का जो काम होता है या कार्य होता है, उसका आभास वो कराती है। अर्थात सच्चाई से मुंह न मोड़कर हमें हर स्थिति में तटस्थ रहना चाहिए। मतलब वहां पर जो सच्चाई आपके सामने आती है, उसका डट मतलब डट कर सामना करना चाहिए। मतलब मुंह मोड़कर वहां पर नहीं चले जाना है, नहीं तो आप क्या करेंगे, मुंह मोड़कर चले जाएंगे, अभी क्या करना है जाने दो, ऐसा वहां पर नहीं करना है। और ऐसा करने से क्या होगा, आपको अच्छी तरीके से मालूम पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कविता बहुत ही बड़ी है, सभी पूरी कविता यहाँ पर नहीं हो सकती। तो अगले तासिका में कविता वहां पर आपको पूरी हो जाएगी, नहीं तो अगले तासिका में मतलब 3 तासिका में ये कविता वहां पर पूरी हो सकती है। ठीक है, आया समझ में? हेलो। हाँ, तो पहले पंक्ति में क्या कहा है, बताओ पहले काव्य पंक्ति में क्या कहा है, बताइए। हाँ बताइए, पहले काव्य पंक्ति में क्या कहा गया है, कौन बताता है? कौन बताता है पहले काव्य पंक्ति में क्या कहा गया है? हाँ, मतलब किस वजह से रोती है, बेवजह रोती है, मतलब रोते वक्त वो क्या करते हैं, मतलब वो किस वजह से रोती है माँ? हाँ, मतलब दूर जाने की वजह से वो रोती है। मतलब उनका जो प्यार होता है वो बिछड़ जाता है। मतलब उनको लगता है अभी प्यार ये मुमकिन है क्या नहीं। और पुत्र क्या करता है, फोन रखने के बाद उसको उसकी जो भावनाएं है वो रोक नहीं पाता। बराबर, बराबर है, सही है क्या? मतलब दोनों पहले बिछड़े होते हैं, फिर फोन आने के बाद माँ क्या करती है, आंसू झलकने लगते हैं, मतलब टपकने लगते हैं, मतलब उनकी आवाज सुनकर। और आवाज सुनकर वो पहले सवाल क्या करती है, तुम कैसे हो, तुमने खाना खाया क्या, ये पहला सवाल आता है। देखो कहीं पर भी देखो, ये यही पहला सवाल आता है।
कि तुम्हारी सेहत का अच्छा ख्याल रखो, सेहत कैसी है। ऐसे अलग अलग प्रकार से वो क्या करती है, वहां पर अपना काम या अपना कर्तव्य बजाती है, देखो। और और क्या कहती है, और क्या कहती है, दूसरे काव्य पंक्ति में क्या कहा गया है? हेलो। हाँ, माँ तो नाजुक है, लेकिन पिता का कठोर हृदय कैसा है? कैसा है पिता का कठोर हृदय, कैसा है? मतलब बाहर से सख्त है लेकिन अंदर से नाजुक है। और बात में वो क्या करते हैं, जब बच्चों को चोट लगती है तो क्या करते हैं, पिताजी तड़प उठते हैं, मतलब मेरे बच्चों को चोट लगी है, अब क्या होगा। मतलब इनके अंदर की जो अंदर का जो प्यार है वहां पर आपको झलकता है, मतलब दिखता है। और बाद में माँ की ममता का अहमियत तो सभी जनों को मालूम है, लेकिन उसके साथ साथ पिता का जो प्यार है वहां पर दिखने को मिलता है। तीसरे काव्य पंक्ति में क्या कहा गया है? तीसरे काव्य पंक्ति में क्या कहा गया है? बताइए। रिवीजन तो लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे जाकर कुछ फायदा नहीं। बताइए। बताइए बताइए। और कुछ समझ में आया? हेलो। हेलो। मेरी आवाज आ रही है? हेलो। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आपको क्या समझ में आया, आप बताइए, फिर से बताइए। पहले काव्य पंक्ति में क्या बताया है, कि मैं आपको बता देता हूं कि माँ को कितनी फिक्र होती है। ये पहले काव्य पंक्ति में बताया है। मतलब वो बेवजह होती है, मतलब उनका ख्याल रखती है, मतलब कितनी फिक्र होती है, पहले काव्य पंक्ति में बताया है। दूसरे काव्य पंक्ति में बताया है कि जब बच्चों को चोट लगती है तो तड़प उठते हैं, मतलब माँ तो बेटे से बहुत ही प्यार करती है, मतलब उसका जो ममता का प्यार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसी की तरह जब पिता भी क्या करते हैं, उस अहमियत को मतलब महत्व देते हैं, ऐसा दूसरे काव्य पंक्ति में कहा गया है। तीसरे काव्य पंक्ति में मतलब बच्चों को प्यार टुकड़ों में मिलता है, ये तीसरे काव्य पंक्ति में कहा गया है। टुकड़ों में यानी पिता जब काम पर जाते हैं माँ का प्यार मिलता है, और माँ काम पर जाती है तो पिता का प्यार मिलता है। मतलब तीसरे काव्य पंक्ति में जो माता पिता का प्यार है वो टुकड़ों में मिलता है। और चौथे काव्य पंक्ति में कहा है कि डूबना उगना ये नजरों का धोखा है, और सूरज का सभी स्वागत करते हैं। और ऐसा करने से उनको लगता है कि डूबना उगना केवल नजरों का धोखा है, लेकिन ऐसा करने से उनको लगता है कि
ये जो धरती है मतलब वहां पर क्या करती है, परिक्रमा करती है। सूरज क्या करता है, धरती का परिक्रमा करता है। और इससे हमें पता चलता है कि डूबने की और उगने की जो क्रिया है वहां पर हमें आभास कराती है। मतलब हमें पता चलता है कि सूरज कब उग रहा है, सूरज कब डूब रहा है, ये हमें पता चलता है।